हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय पर, जिसमें आज हम सभी जवाहर नवोदय विद्यालय JNV क्लास 9 के लिए तैयारी करने वाले हैं। एक बात को आप ध्यान देंगे, आप यदि क्लास 8 में पढ़ते हैं और आप कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का फॉर्म भरते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, जैसे कि ये छात्रवृत्ति वाले फॉर्म को ही ले लीजिए, तो भी आपके लिए ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फूड प्रिजर्वेशन, यह क्लास 8 के बच्चों के लिए एकदम उपयोगी चैप्टर्स है और इससे क्वेश्चंस भर भर कर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये टॉपिक। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड प्रिजर्वेशन में कहता है सबसे पहले सूक्ष्म जीव के बारे में जानना चाहिए। सूक्ष्म जीव क्या है, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि सभी आवासों में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीवधारी, जिन्हें हम नग्न आँखों के द्वारा नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो फिर ऐसा होता है कि हम लोग उसे नग्न आँखों से नहीं देख पाते, यानी कि जब हमारा नॉर्मल वे में, एक सेकंड में इसे थोड़ा पतला, अगर जब हम जब भी हम कोई भी वस्तु को अपने चारों तरफ देखते हैं तो फिर वहाँ क्या होता है कि वहाँ हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख पाते। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब इन्हें देखने के लिए केवल और केवल माइक्रोस्कोप के सहायता से ही देखा जा सकता है। बिना माइक्रोस्कोप के सहायता से इन्हें नहीं देखा जा सकता। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो काफ़ी छोटे जीव होते हैं, ये हमारे लिए कुछ ऐसे होते हैं जो कि लाभदायक भी होते हैं और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो इन्हें जो जीव हैं, इन्हें कुछ समूहों में बांटा गया है, यह याद रखना जरूरी है। एक है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक। अब हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आने वाला एक भी क्वेश्चंस हमसे रह न जाए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जीवाणुओं के बारे में। कहता है ये अति सूक्ष्म एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें कोशिका सेल पाई जाती है, लेकिन केंद्रक तथा अन्य संरचनाएं अनुपस्थित होते हैं। मानव रोग जैसे, ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ ये इतने छोटे जीव होते हैं जिसमें काफ़ी छोटी छोटी कोशिकाएँ पाई जाती हैं, लेकिन केंद्रक और यानी केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस भी इंग्लिश में कहते हैं, और अन्य संरचनाएं अनुपस्थित रहती हैं। ये इतना छोटा होता है कि इसमें केंद्रक भी नहीं होता। अब आप ध्यान देंगे कि इससे, जीवाणु से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जीवाणु से रोग कौन कौन से होते हैं। तो इसको एकदम से दिमाग में नोट कर लेना है, और हो सके तो नोट्स अगर आप बनाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स इससे होने वाला है, एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। हैजा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा खाद्य विषाक्तता जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं, जैसे अब यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चंस कैसे आ जाता है। हैजा रोग किससे होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर क्या दे देंगे, जीवाणु। आपका आंसर तुरंत हो जाएगा कि इससे जीवाणु से होता है। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जैसे दही का निर्माण करने के लिए उन जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, अगर वो जीवाणु नहीं होते तो फिर दही का निर्माण ही नहीं होता। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा वज्रों एवं कार्बनिक द्रव्य के विघटन में सहायता करते हैं, ये भी जीवाणु करते हैं। यानी कि ओवरऑल हमने यह जाना कि यह कैसे हमारे लिए लाभदायक हैं और कैसे हमारे लिए यह हानिकारक हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग विषाणु के बारे में जानते हैं। कहता है कि विषाणु सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं तथा इनका विकास केवल पोषक जीवधारी की कोशिकाओं के अंदर होता है। ये जीवित जीवधारी के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा विषाणु में जनन और गुणन केवल अन्य जीवधारुओं की कोशिकाओं के अंदर होता है। ये सामान्य रोग, इनके बारे में, विषाणुओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन ये जीवधारी कोशिका के अंदर होता है, कोई भी कोशिका के अंदर, और यह किसी दूसरे बॉडी में पाया जाता है। ये ओपन रूप से विषाणु नहीं पाया जाता है। सबसे ज़्यादा
ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे साधारण सर्दी विषाणु के कारण हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब जो है ना के वाहक होते हैं। यानी कि विषाणु इन सारे बीमारियों का वाहक होता है, वायरसों का। कहने का अर्थ है कि यह एक दूसरे को शेयर कर देता है। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति को हुआ है तो उसके बॉडी में ही वायरसेस मौजूद होंगे। अभी कोरोना वायरस भी जो है ये भी किसका है, वायरस का ही देन है, कोविड, जिसका नाम है कोविड-19 जो है। सो ये भी कोरोना वायरस, कोरोना एक वायरस होता है, उसी के कारण ये रोग भी हमें हो रहा है। तो ये क्या होता है, दूसरे बॉडी में जीवित रहता है और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग प्रोटोजोआ। यह एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें जंतुओं के समान वर्गीकृत किया जाता है। अमीबा, पैरामैग्नीशियम, एंटमीबाज और प्लाज्मोडियम, इसमें कुछ हैं रोग। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोटोजोआ होते हैं उसका पार्ट कौन कौन सा है, अमीबा है ना, पैरामैग्नीशियम है, एंटमीबा है और प्लाज्मोडियम है। ये सब किसके भाग हैं, प्रोटोजोआ के, ये सब प्रोटोजोआ हैं। क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं कि अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु। तो क्या करेंगे इसका आंसर हम कर देंगे कि अमीबा एक प्रोटोजोआ है। इसे आप लोग एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए कि अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है अमीबा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अमीबा के बारे में तो ये प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं प्रोटोजोआ से। तो पेचिस, मलेरिया, ये सब जो रोग हैं ये किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होते हैं। एकदम ये प्रोटोजोआ को ध्यान में रख लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैवाल के बारे में जो 4th नंबर पे आता है। शैवाल सरल पौधे के समान जीवधारियों का बड़ा समूह है। यानी एक पौधे के समान ये जीवधारियों का बड़ा समूह है जिसे हम शैवाल कहते हैं, अलगी, है ना। जैसे कि नीलहरित शैवाल, ये सब होता है। कवक यानी फंगी, यह सूक्ष्म जीवों का सबसे बड़ा समूह है, सूक्ष्म जीवों का सबसे बड़ा समूह है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। यानी क्लोरोफिल नहीं होता है तो यह प्रकाश संश्लेषण संभव ही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव, फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं जैसे ईस्ट, मोल्ड, मशरूम तथा पफ वॉल्स, ये सूक्ष्म धागे सदृश संरचनाओं हाइफा से निर्मित होते हैं। कुछ मोल्ड कवक राइजोप्स, पेनिसिलिन तथा एस्पर जिलस हैं जो कि मानव के कुछ सामान्य रोग हैं जैसे दाद, एथलीट फुट कवक जनित हैं। ध्यान ये भी देने योग्य बातें हैं कि कौन कौन से रोग जो होते हैं सो कवक से हो जाते हैं। तो दाद वगैरह जो होता है हमें ये सब कवक से ही होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ जो दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों का आवास, सूक्ष्म जीवों के आवास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए कहता है सूक्ष्म जीव वायु, मृदा, जल जैसे तालाब, नदी, कुएं तथा समुद्र में पाए जाते हैं। ये गर्म झरने, लवणीय जल, विघटित कार्बनिक द्रव तथा मानव तथा अन्य जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। यानी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसे यहाँ अच्छे रूप से लिखा गया है। लाभदायक सूक्ष्मजीव, अब हम जानते हैं कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। कहता है दूध का दही में परिवर्तित होना, जिसे हम ये भी याद रखने योग्य बात है कि दूध से दही में परिवर्तित होने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव कार्यरत होता है, और यह क्या है, लैक्टोबैसिलस कोलाई, याद कर लेंगे। और यह किस प्रजाति से आता है, यह जीवाणु होता है, यह विषाणु नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है। ध्यान रखेंगे ये कौन सा सूक्ष्मजीव है, यह जो है सो
जीवाणु है। दही का प्रयोग हम क्या करते हैं, इडली और भटूरे को स्पॉन्जी बनाने के लिए भी करते हैं। बेकरी उद्योगों में बात की जाए तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है क्या करने में, ब्रेड बनाने में। ध्यान देंगे आप लोग, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज भी मैं आपको लगाया हूँ इसमें, जिसमें हम लोग अपना टेस्ट करेंगे कि हमने कितना कुछ सीखा है। देखते हैं अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। ईस्ट द्वारा शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन का प्रक्रम किण्वन कहलाता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी। सूक्ष्म जीव ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है और ईस्ट द्वारा शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन का प्रक्रम क्या कहलाता है, फ्रैगमेंटेशन यानी कि किण्वन कहलाता है। कुछ सामान्य प्रतिजैविक जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे जो भी हैं सूक्ष्म जीवधारियाँ कवक तथा जीवाणुओं द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रतिजैविक विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों में प्रभावी होती हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी हैं प्रतिजैविक, पेनिसिलिन वगैरह, जो कि यदि विषाणुओं के द्वारा कोई रोग हो जाता है तो उसमें इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और ये भी कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीवों से ही बने होते हैं। सूक्ष्म जीव वैक्सीन निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, वैक्सीन निर्माण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट रोग जैसे प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, जैसे पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, टीबी, टेटनस, चेचक, रेबीज, डिफ्थीरिया और कुकुर खांसी का जो वैक्सीन होता है, ये सभी वैक्सीन सूक्ष्म जीवों से ही निर्माण किए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक की वैक्सीन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि किसने चेचक की वैक्सीन की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने, और कब किया था, 1798 में। कुछ जीवाणु जो तथा नीले हरे शैवाल मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने की योग्यता रखते हैं तथा मृदा की उर्वरता, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकारी, नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं और नाइट्रोजन स्थितीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं, जिसका हम लोग जिक्र किए थे जब हम लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, जो आप लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ाई किए थे, उसमें हमने चर्चा इसकी की थी। आप अगर उसको नहीं जानते तो एक बार वीडियो देख लेंगे। ये 8 क्लास के ही बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सूक्ष्म हानिकारक और गंधयुक्त मानव तथा पादप अवशेषों एवं वज्यों को अपघटित करके हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। कुछ ऐसे गंधयुक्त मानव तथा पादपों के जो अवशेष होते हैं जिससे बुरा गंध आता है, उनको ये लोग अपघटित कर देते हैं, वो सूक्ष्म जीव, और हमारे पर्यावरण को क्या कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। अब कुछ ऐसे जीव हैं जो कि हानिकारक होते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें रोगवाहक कहते हैं। ये विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ तथा कवक होते हैं। यानी रोग जनरेट करने वाले विषाणु हो सकते हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक, ये सब क्या करते हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि हमें हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे हम अगर बात की जाए, कुछ ऐसे डिजीजों की बात करते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं, तो वैसे डिजीजों की बात हम लोग करते हैं। देखिए, सूक्ष्मजीवों द्वारा निम्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में कहता है संचारी रोग। संचारी रोग क्या कहता है, कम्युनिकेबल डिजीज, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जल, वायु, भोजन या भौतिक संपर्क में आने से स्थानांतरित हो जाए, जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। इसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, जो एक दूसरे से दूसरे जीवों में कम्युनिकेट हो जाए। तो वैसे जीव जो रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों से ही होते हैं। उदाहरण के लिए विषाणु जनित सामान्य सर्दी, कोलेरा, चिकन पॉक्स, ये जो सारे रोग हैं ये एक दूसरे से दूसरे जीव में कम्युनिकेट होकर फैल जाते हैं। कीट तथा अन्य जंतु जो रोग जनकों को स्थानांतरित करते हैं, वाहक या वेक्टर्स कहलाते हैं। इनके जो मुख्य 2 वाहक हैं वो 2 महावाहक हैं, घरेलू मक्खी और मच्छर। यानी कि जिन जीवों के कारण ये रोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कम्युनिकेट हो जाता है, ये कम्युनिकेटिंग एजेंट हो जाते हैं 2, घरेलू मक्खी और मच्छर। ये दोनों मुख्य है जो कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, बीमारी को फैला देगा। हानिकारक रोग जैसे कोलेरा,
ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ये सब घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई ये बात, ध्यान में रखने वाली है। मच्छर द्वारा फैलने वाला प्रमुख रोग मलेरिया है, याद रखेंगे, एकदम ये क्वेश्चंस आते हैं। बचाव, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या होता है? संचारी रोगों से बचाव के लिए मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं, ध्यान देना है। ये सारी बातों को भी आपको एक बार पढ़ लेना है। घरेलू गंदगी को डस्टबिन में डालना, भोजन को हमेशा ढककर रखना, खुले भोजन को सड़क के किनारे लगे दुकानों से नहीं खरीदना, आपको हमेशा हम लोग क्लास में बताते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। घड़ों में कीटनाशक का छिड़काव करना, घड़ों के निकट तालाबों आदि में ठहरे हुए जल को निकाल देना, यानी घर के अगल बगल कोई अगर आपका वस्तु रखा गया और उसमें बरसात का पानी जमा हो गया है तो या तो आप उसे निकाल दीजिए, है ना, और या अगर आप उसको निकालना आपके लिए समर्थ नहीं है, आप उसे नहीं फेंक सकते हैं, तो उसमें मिट्टी, तेल वगैरह ज़रूर डालकर रखिए जो आगे यहाँ दिया हुआ है। घरों की खिड़कियों तथा दरवाज़ों पर लोहे की जाली लगानी चाहिए। लोहे की जाली से क्या होता है कि बाहर के मच्छर जो हैं सो जल्दी अंदर नहीं आते हैं। मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग किया जाता है, वो जो ओडोमस आता है, ओडोमस जिसे हम लोग अपने बॉडी में लगा लेते हैं तो मच्छर आकर हमें नहीं काटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवरों के रोग उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव, तो जानवरों में भी ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। उत्पन्न रोगों का मुख्य उदाहरण पैर तथा मुख रोग एंथ्रैक्स होता है ना, जिससे कि जानवरों के पैर में और मुख में क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। तो उसको भी उसका भी कारण जीवाणु ही होते हैं। मुख्य रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो भी रोग होते हैं जानवरों में वो विषाणु द्वारा होते हैं। जानवरों में एंथ्रैक्स रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है और इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 में की थी। जानवरों में एस्परजिलोसिस रोग जो होता है ये कवक द्वारा उत्पन्न होता है। फूड पॉइजनिंग पर भी ध्यान देना होगा, बहुत जरूरी है जानना हम सभी लोगों को। भोजन में विषैले पदार्थ या सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न रोग खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग कहलाते हैं। खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या होते हैं? फूड पॉइजनिंग किसी को हो जाता है, जैसे कि अगर हम लोग कोई वस्तु खाते हैं, जैसे बाजार में हमें मिलता है बिस्किट वगैरह, तो अगर हम उसे खरीदते हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और उस पर एक आप ध्यान देंगे कि बेस्ट बिफोर लिखा होता है, बेस्ट बिफोर 6 मंथ, यानी कि उसे यह पता चलता है कि यह वस्तु 6 महीने के बाद खाने योग्य नहीं है। किसी में 12 मंथ्स लिखा होता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इस डेट्स को बिना देखे हुए खरीद लेते हैं वस्तु को और खा लेते हैं, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग जो है सो कैसे होता है और इससे कैसे पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है? तो इसके लक्षण है उल्टी आने लगेगी, डायरिया हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, सिर दर्द करने लगेगा, बुखार भी हो सकता है आपको, और इन सब के बड़ी बात है कि इसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करने वाला सामान्य जीवाणु साल्मोनेला है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम और ब्यूटीनियम के तथा कवक एस्परजिलस द्वारा बना हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग फूड प्रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी हमारे लाइफ में भोजन का तो बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। तो इसके लिए हमें भोजन को सही रूप से तो पहले रखना पड़ेगा, और उसके बाद हमें उसे पहले सही रूप से रखेंगे तभी हम उसे ग्रहण करेंगे, तो वो हमें फ़ायदा करेगा, अन्यथा वो घाटा करेगा। तो कैसे हम फूड को प्रिजर्व करेंगे, कैसे हम उसे रखेंगे कि वो जल्दी ख़राब ना हो और पौष्टिकता उसमें बनी रहे। तो जैसे सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियां, इसे हम क्या कहते हैं, कुछ सब्जियां जैसे मूली, मेथी पत्तियां, गोभी, मटर, इस सब को निर्जलन या धूप में सुखाना चाहिए। भोजन जैसे दूध को गर्म करके परिरक्षण किया जा सकता है। दूध को गर्म करके आप देखते होंगे घर में आप मम्मी आपकी जो है सो दूध को उबाल देती है, और उबालने के बाद जो है सो उसे ज़्यादा टाइम्स तक रखा जा सकता है, नहीं तो वो फट जाता है। ठंडा करके परिरक्षण, जैसे पक्की सब्जियों को ठंडे जगह पर दूध, आटा, फल, ये सब रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है जो कि ताज़ा रहे। मांस, मछली और उनके उत्पाद, फल तथा सब्जियों को डीप फ्रीज करके
हम प्रिजर्व कर सकते हैं। साधारण नमक द्वारा प्रिजर्वेशन किया जाता है, जैसे आप देखते हो आपके घर में अचार बनाया जाता है तो उसमें नमक डालकर उसे क्या किया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है कि वो ज़्यादा समय तक रहे। कुछ जैम तथा जेली, सेव, पके आम, संतरे, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, ये सब जो है ना सो शुगर के द्वारा यानी कि चीनी के द्वारा इसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं। सरसों तेल तथा सिरके से भी प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कि अचार को किया जाता है। ध्यान देंगे कि विशिष्ट रसायन जैसे सोडियम मेटावाल्साइड और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करके हम परिरक्षण का प्रयोग जैम, जेली, जूस ये सब को कर सकते हैं। पाश्चीकरण देखते होइएगा, यदि आप सुधा का दूध खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता होगा दूध पाश्चीकृत दूध, सुधा पाश्चीकृत दूध। तो पाश्चीकृत दूध का अर्थ क्या हो गया कि इसे डेयरी वाले जो है सो पाश्चुकृत एक प्रोसेस होता है, पाश्चुरीकरण, मैंने आपको बताया भी है क्लास में, ध्यान में रखेंगे। तो उसको जो है सो पाश्चुरीकरण करने से क्या होता है कि दूध थोड़ा लंबे समय तक आसानी से रह सकता है और इसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि 1-2 महीने तक, मतलब 1-2 दिन तक कर सकते हैं। वायु रहित कंटेनरों में पैकिंग करके, आप देखते हुइएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें फ्राइज़ वगैरह हम लोग खरीदते हैं तो उसे एयर टाइट पैकेट में जो है सो पैक करके रखा जाता है, एयर टाइट पैकेट्स में। इससे क्या होता है कि एयर टाइट पैकेट में पैक रखने के कारण यह जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने आपको कहा था लास्ट में हम लोग करने वाले थे, तो अब वो समय आ गया है कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देकर। कहता है रिकेट्रोसिया का समूह कौन से समूह का ये है जीव, ये सूक्ष्मजीव समूह का है। अगला कहता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के प्रति संवेदनशील क्या होते हैं, टेस्ट्राइलिन होती है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मतम सूक्ष्मजीव वृद्धि तथा जनन में स्वायत्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। बैगन तथा लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा होता है, ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा के द्वारा। जीवाणु किसके अंतर्गत रखा गया है, तो इसे हम लोग साइजोमाइसिटीज के अंतर्गत रखे हैं। ईस्ट कोशिकाओं में किसकी मात्रा प्रचुर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। मनुष्य एक समान कवक रोग क्या हो सकता है मनुष्य के अंतर्गत, तो दाद हो सकता है, दाद वगैरह। कवक कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा काइटिन और सेलुलोज से। परजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, ये कवक से प्राप्त होता है। स्पाइलस जीवाणु जो होता है वो विब्रियो और ट्रोपनिमा से होता है। अगला है विब्रियो कोलरी, ये क्या होता है मोनोटाइकस, मोनोटाइकस से होता है। प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड से जुड़ा होता है क्या, एप्सोम। ध्यान देंगे अब यहाँ मैंने जो भी क्वेश्चंस है ना उस पर टिक लगा हुआ है जो सही आंसर है। आप एक बार इसे अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे और नोट करके इसे ज़रूर याद करेंगे। साथ ही साथ जो भी मैंने आपको इसके पहले बताया है उन सारे प्रश्नों को भी आपको याद कर लेना है, वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर याद करना है। आगे आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने प्रश्नों को दिया है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसका सबको मैं पढ़कर बताऊँगा तो थोड़ा सा आपको वीडियो लंबा हो जाएगा जिससे कि आपको परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको मैं स्लाइड कर देता हूँ, इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे अपने अपने कॉपी पर। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आपके सामने ये रुक जाएगा और इसे नोट कर लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो कि आपके परीक्षाओं में निश्चित रूप से आ सकते हैं। इसका ब्रेड का आटा उफनता है, ए बी ऑप्शन यहाँ है और सी डी यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न हो गया, 34, 35, 36, 37, 38 सब पर टिक लगा हुआ है 40 तक। और इसके बाद है यहाँ से 41 नंबर प्रश्न है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। 42, 43 डेंगू रोग किसके द्वारा होता है, विषाणुओं के द्वारा। मैंने शुरू में ही कहा था किस टाइप के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा। तो वहाँ मैंने यहाँ मदर रूप से आपको पढ़ा दिया, अगर आप उसे जान लेते हैं तो इस सारे प्रश्नों के उत्तर जो भी परीक्षा में आएंगे आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको
आपको ये वीडियो जो है सो अच्छा लगा होगा, आप इसे अपना समझ चुके होंगे और आप इसके द्वारा अपने 8 क्लास के लेवल पर होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रयोग करके काफ़ी इसे आप अपना नॉलेज बढ़ाकर और एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। तो चलिए आप इस सबको नोट कीजिए जल्दी से फटाफट और याद कीजिए और अपनी सफलता को करके मुझे बताइए और सफल होइए। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।